तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। अभी तक हम लोग पढ़े थे कूलम का नियम, तो दो बिंदु आवेशों के बीच में वैद्युत बल था कूलम के नियम के हिसाब से। ठीक है, एक बिंदु आवेश दूसरे पर, दूसरा पहले पे लगा रहा था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि अनेक बिंदु आवेश, जैसे n बिंदु आवेश, 100, 1000, 10,000, लाख बिंदु आवेश हो, तो उनके बीच वैद्युत बल कैसे लगता है। और इसी के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है। यह सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अनेक बिंदु आवेशों के निकाय में, यानी कि ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारा बिंदु आवेश है, किसी एक बिंदु आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग होता है। यानी अगर एक बिंदु आवेश बहुत सारा बल है, तो मान लीजिए उसमें Q1 पे कितना बल लगेगा, तो बाकी सब Q1 पे बल लगाएगा, तो सबके बल का सदिश जोड़ जोड़ेंगे तो जो बल होगा वो Q1 पे लगेगा। अच्छा, एक और बात है कि अभी क्या ऐसा होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, पहले इसको फोटो बना लेते हैं हम लोग, है ना। मान लेते हैं कि ये इधर x है और इधर y है और इधर क्या है, z है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास है एक Q1 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक क्या कहते हैं उसको, Q2 चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास है एक Q3 चार्ज। ठीक है, अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा होगा, R1। इसका कौन सा होगा, R2, और इसका कौन सा होगा, R3 वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ O हो गया। अब जरा देखिए क्या हुआ कि ये तो बहुत, अभी तीन ही लिए हैं फोटो में दिखाने के लिए, ऐसे n आवेश होंगे, है ना। तो अब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा 1 पे, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसका टोटल फोर्स क्या होगा, तो इस दोनों के फोर्स को, 2 और 3 के फोर्स को वेक्टर जोड़ेंगे, सदिश जोड़ जोड़ के बनाएंगे। अच्छा, एक बात और है कि क्या इसके कारण Q2 के कारण Q3 के फोर्स पर, या Q3 के कारण Q2 के फोर्स पर कोई असर पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगर Q2 जितना फोर्स, अगर यही दोनों रहता सिर्फ Q1 Q2, तो जितना फोर्स Q2 लगाता है Q1 पे, उतना ही फोर्स अभी भी लगाएगा। यानी कि इसके बाद 100 चार्जेज और भी आ जाए तो भी Q2 के फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। Q2 हमेशा क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा जितना अकेले रहता तो लगा रहा था। यानी बाकी आवेशों के कारण दूसरे आवेश द्वारा लगाए गए बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना बात आप समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए, अब ये Q2 से Q1 पे फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कौन सा होगा, 1 पर होगा, किसके कारण, 2 के कारण। ठीक है, इसके बाद जो Q3 से जो 1 पे लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, 1 पे होगा, किसके कारण, 3 के कारण होगा। समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये दूरी को हम लोग क्या लेंगे, R21 लेंगे, ये दूरी को क्या लेंगे, R31 लेंगे। जिधर 2 से 1 की ओर जा रहा है तो 2 1, 3 से 1 की ओर जा रहा है तो 3 1। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि Q1 पे फोर्स, कुल फोर्स कितना निकलेगा, वही ना हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Q1 पर Q2 के कारण वैद्युत बल। ठीक है, तो Q1 पर Q2 के कारण वैद्युत बल क्या होगा, फोर्स 1 पर किसके कारण, 2 के कारण। तो बराबर क्या आएगा, वही Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 1 का स्क्वायर और इनटू 2 1 का R21 का कैप। होगा कि नहीं होगा। चूंकि वेक्टर रूप में लिखना है तो स्क्वायर भी लिखेंगे और कैप भी लिखेंगे उसका, तभी तो वेक्टर होगा। अब उसी तरह से है, उसी प्रकार अगर हमको F13 निकालना हो तो क्या होगा, Q1 Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप। ऐसे ही होगा। ऐसे ही अगर n आवेशों के लिए निकालना है हमको, तो डैश 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 करेंगे हम लोग, और लास्टली फाइनली कितने आवेश के लिए निकालेंगे हम लोग, n आवेश के लिए। तो चलिए n आवेश के लिए क्या होगा, F1n होगा, बराबर क्या होगा, Q1 Qn बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN1 का स्क्वायर और RN1 का कैप होगा। समझ में आ रहा है।
अब ये मान लीजिए कि n आवेशों के कारण किस पे बल निकल गया, सब 1 पे निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, F नेट निकालना है, किस पर, 1 पर, यानी 1 पे कुल फोर्स कितना निकल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग चले तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग देखें तो F1 फोर्स 1 पे कितना होगा, F1 बराबर क्या होगा, F1 2 के कारण, फिर 1 3 और इसी तरह से डैश डैश देते हुए F1 n के कारण फोर्स होगा। अगर आप देखोगे तो क्या आता है आपके पास, इसमें आएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का स्क्वायर R21 का क्या प्लस Q1 Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 का स्क्वायर और R31 का क्या प्लस डैश 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 प्लस Q1 QN बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN1 का स्क्वायर इंटू RN1 का क्या, यही होगा ना, N1 का क्या, ठीक है, यही सब जुड़ेगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं पहले। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन आएगा आपका Q1 तो कॉमन आ जाएगा, सब में Q1 है। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, Q2 बटा R21 का स्क्वायर और R21 कैप प्लस Q3 बटा R31 का स्क्वायर और R31 का कैप प्लस डैश 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 Qn बटा RN1 का स्क्वायर और RN1 का कैप, ये बचाना। अब देखो जरा इसको, इधर तो F1 है ही, अगर फाइनल अगर हम लोग F1 निकाले तो ये कॉमन है Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाकी में हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बाकी में देखो 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 से 2 फिर 3 फिर n तक पहुंचा है, यानी अब सब जुड़ रहा है। तो समेशन जोड़ने के लिए, बार बार जुड़ने के लिए समेशन देते हैं। Q2 को हम लोग QI ले लेंगे, क्योंकि 2 जो भी 2 वाला है वो सब बदल रहा है, जो 1 वाला है वो फिक्स रह रहा है। तो RI1 का स्क्वायर और इंटू RI1 का कैप कर दी। अब I के जगह पर मान कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से। तो I का मान कहाँ से शुरू हुआ, 2 से, और कहाँ पहुंच के खत्म हुआ, n पर। तो 2 से लेकर n तक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा, यही वाला, ठीक है। I का मान कहाँ से शुरू होगा, 2 से, और कहाँ जाके खत्म होगा, n पे जाके खत्म होगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को कई बार देखें तो अच्छे से समझ में आए।